डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में यार्न डायमेंशन का पार्ट नंबर 1 जो उसकी फाइननेस लीनियर डेंसिटी एनालिसिस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसमें हम समझाएंगे कि डायमीटर कैसे टेस्ट किया जाता है और ट्विस्ट की कैसे टेस्टिंग होती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यार्न डायमीटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फैब्रिक yarn packing and hence the fabric cover, drape, feel and appearance। जैसे 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 यार्न का डायमीटर चेंज होता है वैसे वैसे फैब्रिक में जो पैकिंग है, बेसिकली सपोज दैट अपना नॉर्मल प्लेन वोवन फैब्रिक है, अगर उसमें हम पर इंच में 50 यार्न डाल रहे हैं, वही अगर हमारा डायमीटर छोटा है तो पर इंच में हमारे 75 यार्न पड़ सकते हैं। सेम फील सेम सब कुछ देने के लिए 75 यार्न पड़ सकते हैं। तो वही है बेसिकली, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता हुआ जाता है वैसे वैसे फैब्रिक की क्लोजनेस बढ़ती जाती है, और जो फैब्रिक की क्लोजनेस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कवर है, ड्रेप है, कवर का मतलब जो फैब्रिक की कवरिंग प्रॉपर्टी है, ड्रेप मतलब नीचे फैलने की प्रॉपर्टी है, फील का मतलब हैंडल प्रॉपर्टी, अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसा है, ये सारी प्रॉपर्टी यान के डायमीटर पे डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे यान का डायमीटर कोल्सर होता जाएगा, इसका मतलब कॉटन काउंट उसका फाइनर हो रहा है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। और जैसे जैसे कोल्सर का मतलब टैक्स हाई है, यान का डायमीटर बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे यान फाइनर होता जाएगा, इसका मतलब कॉटन काउंट अपना बढ़ रहा है और टैक्स अपना कम हो रहा है, तो अपना डायमीटर भी कम होता जाएगा। अब हम बेसिकली एक डेरिवेशन कर लेते हैं जिसमें एक हमने ऐसा कॉटन यार्न लिया है जिसकी पैकिंग 66% है। पैकिंग का मतलब 66% का मतलब, अब एक्चुअली अपना यार्न बनता है फाइब्रस असेंबली से, तो फाइब्रस असेंबली जब एक साथ कंबाइंड होती है तो कंप्लीटली ऑक्यूपाई तो करेगा नहीं वो उस वॉल्यूम में क्रॉस सेक्शन को, तो कहीं ना कहीं एयर स्पेस भी फाइबर टू फाइबर के बीच में एयर स्पेस बचते हैं। तो पैकिंग डेंसिटी का मतलब है पैकिंग डेंसिटी का मतलब 66%, पैकिंग डेंसिटी का मतलब है 66% स्पेस जो है वो फाइबर द्वारा ऑक्यूपाइड है और 34% स्पेस है वो एयर द्वारा ऑक्यूपाइड है। इसमें एक मिस्टेक है, जो 66% यहाँ 65% हमने लिखा हुआ है, ये 66% है जो फाइबर द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस है और 34% एयर द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस है। आई थिंक ये समझ में आता होगा। तो फिर यान का डायमीटर क्या होगा, अगर हमारा कॉटन यान है तो यान का डायमीटर 1/28 रूट ऑफ काउंट होगा, 1 डिवाइड बाई 28, और नीचे ही मतलब हर में ही कॉटन का काउंट। ये जो डायमीटर आता है वो इंच में आता है। अब हम डेरिवेशन पे चलते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है, डेरिवेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर हमारा कॉटन की पैकिंग डेंसिटी 66% है और कॉटन का काउंट एन ही है, तो हमें डायमीटर ऑफ यार्न कैसे कैलकुलेट होगा ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं और इसको डेराइव कर लेते हैं। हमने कॉटन काउंट के लेक्चर में पढ़ाया था, अगर हमारा कॉटन काउंट एन ही है, इसका मतलब है 840 यार्ड की एनी लच्छियाँ मिलके 453.6 ग्राम बनाते हैं। मतलब 840 इंटू एनी यार्ड का वेट 453.6 ग्राम है। इतना समझ में आता है कॉटन काउंट की डेफिनेशन से। अब एक यार्ड का वेट कितना होगा, 453.6 डिवाइड बाई 840 इंटू एनी, ठीक है। ये वाला 840 एनी नीचे हर में चला गया। अब हमने 453 में हमने 840 का डिवाइड कर दिया तो 0.54 आया डिवाइड बाई एनी ग्राम्स आया। तो एक यार्ड का वेट हमारा 0.54 डिवाइड बाई एनी ग्राम आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक ये क्लियर है पूरी तरह से। अब हमें पता है कि एक यार्ड में अपने 91.44 सेंटीमीटर होते हैं।
एक यार्ड में 36 इंच होते हैं। 36 इंच को अगर हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करें तो एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो 36 इंटू 2.54 इक्वल टू 91.44 सेंटीमीटर। तो एक यार्ड में अपने 91.44 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब हमारे पास पता है हमें एक यार्ड का वेट हमारा कितना है 0.54 डिवाइड बाई एनी ग्राम, तो 91.44 सेंटीमीटर का भी वेट यही होगा क्योंकि एक यार्ड का है ये। अब एक सेंटीमीटर का वेट कितना होगा 0.54 डिवाइड बाई 91.44 एनी, तो इसे हमने 0.54 में 91.44 को डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.005905 डिवाइड बाई एनी ग्राम्स। इतना समझ में आ गया कि एक सेंटीमीटर यार्न का वेट अपना 0.005905 डिवाइड बाई एनी ग्राम्स है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है यार्न कैसा है, सिलेंड्रिकल है। सिलेंडर तो सारे लोगों ने पढ़ा होगा, तो सिलेंड्रिकल यार्न है जिसकी लंबाई या जिसे हम कहते हैं एच, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर का है, और जो इसका डायमीटर है यार्न का वो डी है, ठीक है, हमने मान के चला है डी है जो हमें कैलकुलेट करना है। अब हमारा ये सिलेंडर है वो 1 सेंटीमीटर लंबा है, तो उसका वेट कितना है, हमने बताया था कि यार्न का वेट 1 सेंटीमीटर का वेट कितना है 0.005905। तो इस 1 सेंटीमीटर लंबे सिलेंडर का वेट कितना है 0.005905 डिवाइड बाई एनी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है सिलेंडर का मास क्या होता है, मास ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है। मास वही होगा, मास बराबर क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये मास सिलेंडर का है और हमने वॉल्यूम सिलेंडर का लिया और डेंसिटी भी सिलेंडर की ले ली। अब हमारी सिलेंडर की डेंसिटी एक्चुअल क्या है वो हमें निकालनी है। वो किससे निकलेगी, पैकिंग डेंसिटी पे। हमने जब यार्न बनाया तो यार्न में सिर्फ 66% ऐसा है जिसमें कॉटन फाइबर है और रिमेनिंग 34% तो एयर है। तो हमारी जो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर होगी वो कॉटन फाइबर की डेंसिटी इंटू प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन फाइबर्स, मतलब यार्न की पैकिंग डेंसिटी कि कितने % कॉटन फाइबर है। तो इन्होंने सेम चीज़ की है, तो 1.38 इंटू 0.66, जो 66% पैकिंग थी तो 0.66 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम 1.38 का 0.66 निकालते हैं तो परसेंट निकालते हैं 66% निकालते हैं तो ये आता है 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ये डेंसिटी ऑफ सिलेंडर आई 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो हमारी डेंसिटी हमें पता पड़ गई, ठीक है। अब हमें पता है, अब हम इस वाले फॉर्मूला में रखते हैं मास हमें पता है सिलेंडर का कितना है 0.005905 डिवाइड बाई एनी। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, इसका डायमीटर डी है सिलेंडर का, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, यही होता है ना, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। अब पाई डी स्क्वायर तो ये हमने एज इट इज लिख दिया, डिवाइड बाई 4 भी कर दिया, और इस सिलेंडर की हाइट कितनी थी 1 सेंटीमीटर लंबा सिलेंडर था, तो ये वॉल्यूम हो गया अपना पाई डी स्क्वायर बाई 4 वॉल्यूम है अपना। और ये हमने डेंसिटी हमने जो सिलेंडर की डेंसिटी है जो हमने निकाली थी वो हमने रख दी यहाँ। अब हमने जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं उन्हें एक साथ कलेक्ट कर लिया, पाई का मान रख दिया 3.141 इंटू 0.92 डिवाइड बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ये आया 0.005905 डिवाइड बाई एन ई बराबर 0.7224 इंटू डी स्क्वायर। इतना तक तो समझ में आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम डी स्क्वायर बराबर क्या होगा 0.05905, ये पॉइंट जो 7224 है ये जब इस साइड जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो
0.7224 NE, ये आ गया। अब हमने ऊपर वाला जो अंश था उसे हम नीचे ले गए, तो 0.7724 से डिवीजन हो गया इसका 0.005905, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाई 122.3 डिवाइड इंटू NE। अब हमने दोनों साइड का हमने अंडर रूट ले लिया, दोनों साइड का, इस साइड का भी इस साइड का भी। जब दोनों साइड का अंडर रूट लिया तो यहाँ D आ गया, इसका अंडर रूट लिया तो 1/11.06 रूट NE आ गया। ठीक है, अब हमारा ये डायमीटर क्या था, हमने डेंसिटी क्यूबिक सेंटीमीटर में ली थी, क्यूबिक सेंटीमीटर में ली थी, लंबाई क्यूबिक सेंटीमीटर में ली थी, तो जो हमारा डायमीटर आया वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब हमें डायमीटर चाहिए इंच में, तो हमें पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2.54 से भाग कर देंगे इसमें। तो जब हम 2.54 से भाग करते हैं तो D बराबर आ गया 1 डिवाइड बाई 2.54 इंटू 11.06 रूट NE। तो ये आ गया D इक्वल टू 1 बाई, जब 11.06 का से मल्टीप्लाई होगा 2.54 का तो ये आएगा 28, तो D बराबर 1/28 रूट NE हो गया। तो मतलब इस हिसाब से हमारा ये कॉटन का यार्न है, और जिसमें 66% पैकिंग डेंसिटी है, तो उसका डायमीटर अपना क्या आ गया 1/√28 NE। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा डायमीटर कैलकुलेशन हो चुका है। अब हम डायमीटर को मेजर कैसे करते हैं, ये हमारे सिलेबस में है। ये डायमीटर का मेजरमेंट हम प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप से करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, हमने यार्न का सैंपल लिया, यार्न की एक छोटी सी लच्छी ली, यार्न के सैंपल को हमने हार्डली एक टफ्ट फॉर्म में बनाया, फिर उसको हमने एक कटिंग नाइफ से कट कर दिया, जिसकी लंबाई होगी अराउंड 1 mm या 0.4 mm, 0.4 से 1 mm के बीच में इसकी लंबाई में हमने इसकी स्लाइड काट ली। और ये जो कटी हुई स्लाइड है, इसको हमने क्या किया, एक माउंटेंट में मिक्स किया। जो माउंटिंग एजेंट क्या है, एक नॉन स्वेलिंग लिक्विड है, मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें यार्न के अगर टुकड़े डाले जाएं, हमारे यार्न के टुकड़ों की लेंथ कितनी थी, 0.4 mm से 1 mm के बीच के यार्न के टुकड़े डाले जाएं, तो वो जो यार्न के टुकड़े हैं वो कैसे रहेंगे, वो रहेंगे अपने स्वेल नहीं होंगे, मतलब ये यार्न इस केमिकल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो सबसे अच्छा नॉन स्वेलिंग एजेंट क्या है, वो है लिक्विड पैराफिन में जब यार्न के टुकड़े डाल दिए जाते हैं तो ये यार्न स्वेल नहीं करता है। ठीक है ना। अब जो यार्न है, यार्न के टुकड़ों को हमने एक गिलास के द्वारा हमने कवर कर दिया, एक गिलास लिया उसके द्वारा हमने कवर कर दिया, और इस तरीके से कवर किया जिससे उसमें ना तो एयर बबल जाए और ना ही फिंगर, हाथ के धब्बे आए। ठीक है, तो वो केयरफुली हम ये सारा काम करते हैं, क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप से देखना है, अगर हमारे हाथ के धब्बे होंगे या एयर बबल होगा तो ये हिंडर करेंगे मेजरमेंट में। अब हमने स्लाइड अपनी प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप पे रख दी। डायग्राम में देखो, प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप, ये लैंप है, ये हमने यहाँ पे स्लाइड रख दी, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड, तो हमने यहाँ पे स्लाइड रख दी। फिर इसके बाद क्या किया, अपना जो स्लाइड है वो हमने जिगजैग फैशन में घुमाई ताकि प्रॉपरली दिखने लगे माइक्रोस्कोप और लेंस के बीच में। ठीक है ना, इस हिसाब से घुमाई कि एक जो सर्किल है, इस सर्किल के अंदर जो यार्न के सैंपल हैं वो सारे दिख जाएं। फिर हमने क्या किया, जब हमारे यार्न के सैंपल दिख गए तो हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से यार्न के डायमीटर वाइज एक जगह से दूसरे जगह पे लेंथ में हमने मेजरमेंट ले लिया।
वो मेजरमेंट ले लिया और ये कंप्यूटर की स्क्रीन में नोट कर लिया। तो इस हिसाब से हम सारे यान के जितने भी टुकड़े हैं उनका मेजरमेंट लेते जाते हैं। मेजरमेंट जब सबके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसकी हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो ये जो एवरेज वैल्यू होती है वो अपनी एक्चुअल मीन फाइबर डायमीटर होता है। अब इसमें दो प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। इसमें क्या है कि एक तो ये प्रॉपरली सर्किल में यान दिखना चाहिए, दूसरा यान के टुकड़े जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए मेजरमेंट के दौरान। जो कांटेक्ट में हैं उन्हें हम छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा यान का डायमीटर प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप से मेजर किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, जो है हमारा यान में ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है? The term twist defines the helicoidal and spiral configuration organized by the rotation of yarn or the bundle of fiber around its longitudinal axis, or the twist is the measurement of spiral turns given to the yarn in order to hold the constituent fibers or thread together. अब अपना जो यान बन रहा है, यान हमारे दो टाइप के हैं, एक तो फिलामेंट यान है, दूसरा स्पन यान है। ठीक है, जहाँ स्पन यान है उसमें अपने स्टेपल फाइबर है। तो स्टेपल फाइबर को जो बाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल एक्सिस के थ्रू हम फाइबर के बंडल को रोटेट करते हैं। जो फाइबर का बंडल रोटेट या तो एंटी क्लॉकवाइज में होगा या क्लॉकवाइज में, किसी भी डायरेक्शन में जब हम रोटेट करते हैं तो फाइबर के बंडल में जो स्पाइरल टाइप के टर्न्स बन जाते हैं। जो स्पाइरल टर्न्स बनते हैं उसी को हम ट्विस्ट कहते हैं। ऐसे ही अब अगर हमारा फिलामेंट यान है तो उसमें मल्टी फिलामेंट होंगे, कई सारे फिलामेंट होंगे। सेम मेथड से जब हम वर्टिकल एक्सिस के चारों तरफ हम यान को स्पाइरल फॉर्म में टर्न करते हैं तो इसमें भी ट्विस्ट पड़ जाते हैं। तो इस हिसाब से जो ट्विस्ट पड़ते हैं ऐसे हम ट्विस्ट कहते हैं। ठीक है ना। अब जो ट्विस्ट है वो फाइबर को बाइंड करता है। जब फाइबर को बाइंडिंग हो जाएगी, फाइबर की जो बाइंडिंग हो जाएगी, तो जो फाइबर की बाइंडिंग हो जाने के बाद क्या होगा, फाइबर टू फाइबर फ्रिक्शन जनरेट होगा। फाइबर और फाइबर के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तो यार्न को की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। दूसरी चीज़ क्या है, जो स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, दूसरी चीज़ क्या है, जो फाइबर्स हैं जो क्रिस क्रॉस वे में हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं ड्यूरिंग ट्विस्टिंग प्रोसेस। तो उसके कारण क्या है, इसका स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता है। अब स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन तब तक इंक्रीज होगा जब तक ट्विस्ट ऑप्टिमम होगा। एक लिमिट के बाद जब ट्विस्ट बढ़ने लगता है तो जो एंगल है, जो ट्विस्ट एंगल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो बढ़ जाता है। ट्विस्ट एंगल बढ़ जाने के बाद उससे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रेंथ डायरेक्शन, जो हमारी स्ट्रेंथ के लिए जो डायरेक्शन है उसमें फाइबर का ओरिएंटेशन उतना कंट्रीब्यूशन कम कर देता है। कंट्रीब्यूशन जहाँ कम होगा वहाँ स्ट्रेंथ की लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो अब हमारा क्या है, जितने ज़्यादा ट्विस्ट होंगे यार्न में उतना ही हमारा प्रोडक्टिविटी लॉस है, और साथ में हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस के साथ साथ कॉस्ट का एडिशन है। ठीक है ना। तो हमें ऑप्टिमम ट्विस्ट पर्टिकुलर काउंट के लिए रखने होते हैं। अब ये हमारा ट्विस्ट की बेसिक फंडा हमारा ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है ट्विस्टिंग का, एक तो स्टेपल फाइबर को एक साथ हमें कंबाइंड करना है ताकि वो होल्ड बने रहें और स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करें। हमें अपने यान की टेनसिटी, इलोंगेशन और मॉडुलर और इलास्टिसिटी और रेगुलरिटी इम्प्रूव करनी है, तो इसलिए हमें ट्विस्ट दिया जाता है। हमें यान का एब्रेशन और बियर रेजिस्टेंस इम्प्रूव करना है। अगर जितना कम ट्विस्ट होगा, यान जब भी किसी भी सरफेस से रब होगा तो फाइबर निकलने की टेंडेंसी है, तो जितना कम ट्विस्ट है उतना ही ज़्यादा एब्रेशन होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होंगे। लेकिन जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा उसमें एब्रेशन का रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि फाइबर प्रॉपरली बाइंड होंगे। अब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है ट्विस्ट, जिससे कवरिंग पावर और लस्टर इम्प्रूव होता है। और तीसरी चीज़ क्या है, जो
टेक्सचर्ड यार्न है, टेक्सचर्ड यार्न के केस में क्या होता है, जो ट्विस्ट है वो क्रिम्प को इंक्रीज करता है। क्रिम्प मतलब बल को इंक्रीज करता है। तो ट्विस्ट के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इतना समझ में आता होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ट्विस्ट से रिलेटेड पैरामीटर कौन कौन से हैं, हम उस पे आते हैं। जब भी हम ट्विस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट। मतलब हमने जो यार्न में ट्विस्ट दिया है वो कौन से डायरेक्शन में दिया गया, मैंने अभी पीछे बताया था। हम जब फाइबर बंडल को ट्विस्ट करते हैं वर्टिकल एक्सिस के अगेंस्ट में, जिसमें स्पाइरल हम जब डालते हैं तो ये क्लॉकवाइज डाले जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज डाले जाएंगे। तो एक डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, मतलब दो टाइप की डायरेक्शन है जिसमें ट्विस्ट हो सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ट्विस्ट लेवल, अमाउंट ऑफ ट्विस्ट भी पढ़ेंगे, ट्विस्ट एंगल पढ़ेंगे, ट्विस्ट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट पे। जब यार्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट किया जाता है वर्टिकल के एक्सिस के अगेंस्ट में, तो जो फाइबर है वो हेलिकल सरफेस इस तरीके से बना देते हैं कि यार्न का मिडिल पार्ट जो एस डायरेक्शन से कोइंसाइड कर जाता है। एस का जो ये वाला है जो हम लेजर के द्वारा शो कर रहे हैं वो यार्न से कोइंसाइड कर जाता है, तो इसमें एस ट्विस्ट पड़ा। अब रही बात जेड ट्विस्ट की। जब हम यार्न को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हैं तो फाइबर का जो हेलिकल एंगल है वो जेड के इस वाले कॉलम से कोइंसाइड कर जाता है, तो ये जेड ट्विस्ट इस तरीके से फॉर्म होता है। तो ये जेड ट्विस्ट है। अब हमने ट्विस्ट डायरेक्शन हमें क्लियर हो गई। एक है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट है। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ट्विस्ट है वो जेड ट्विस्ट है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ट्विस्ट है वो एस ट्विस्ट है। अब अमाउंट ऑफ ट्विस्ट क्या है, अमाउंट ऑफ ट्विस्ट क्या कहलाएगा, पर यूनिट लेंथ में जितने टर्न्स होंगे यार्न में, जो हमने स्पाइरल टर्न्स दिए हैं पर यूनिट लेंथ में जितने होंगे वो उसका अमाउंट ऑफ ट्विस्ट कहलाएगा। अब हम अमाउंट ऑफ ट्विस्ट किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो ट्विस्ट है वो रिप्रेजेंट होगा या तो 1 इंच में कितने टर्न्स हैं, या 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हैं, 1 मीटर में कितने टर्न्स हैं। ये 3 मेथड के द्वारा हम अमाउंट ऑफ ट्विस्ट अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो अमाउंट ऑफ ट्विस्ट है हमें यार्न में कितना देना है वो काय पे डिपेंड करेगा, फाइबर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। जितनी छोटी फाइबर लेंथ होगी उसको बाइंड करने के लिए हमें यार्न में उतना ही ज़्यादा ट्विस्ट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम एक कार्डेड यार्न को ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं कॉम्ड यार्न को। जो हमारा कार्डेड यार्न है उसमें शॉर्ट फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है। शॉर्ट फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हमें कार्डेड यार्न में सेम काउंट के कार्डेड यार्न में कॉम्ड के यार्न की अपेक्षा ज़्यादा ट्विस्ट देना पड़ता है। तो फाइबर लेंथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यार्न का साइज, जितना यार्न पतला होता जाएगा उसमें नंबर ऑफ फाइबर कम होते जाएंगे। जब नंबर ऑफ फाइबर कम होते जाएंगे तो उन्हें बाइंड करने के लिए हमें यार्न में उतना ही ज़्यादा ट्विस्ट देना पड़ेगा। तो यार्न के साइज पे भी ट्विस्ट हमारा डिपेंड करता है। अब अपना यार्न टाइप कौन सा है, जैसे हमारा स्टेपल फाइबर है, स्टेपल फाइबर में जो हमारी फाइबर लेंथ है वो बहुत छोटी छोटी है, तो फाइबर की बाइंडिंग प्रॉपर करने के लिए हमें यार्न में ट्विस्ट बहुत हाई देना पड़ता है। और यही हमारा अगर फिलामेंट यार्न है तो फिलामेंट यार्न हमारा कैसा रहेगा, फिलामेंट यार्न हमारा कंटिन्यूअस है, मल्टी फिलामेंट है, तो उसकी लेंथ यार्न की लेंथ के बराबर ही है। तो हमें ट्विस्ट सिर्फ बाइंडिंग के लिए देना होता है, मतलब इसमें जो ट्विस्ट की मात्रा होगी वो कम होगी। अब हम एक यूज के अकॉर्डिंग भी हम ट्विस्ट देते हैं। अब हमें जैसे फैब्रिक में सॉफ्ट फील चाहिए, जहाँ सॉफ्ट फील की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमें ट्विस्ट कम देना पड़ेगा, और जहाँ पे सॉफ्ट फील की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमारे पास स्कोप है कि हम ज़्यादा ट्विस्ट भी दे सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ ट्विस्ट क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे।
ट्विस्ट एंगल क्या है। अब हम अपने ट्विस्ट एंगल की बात करें तो ये ट्विस्ट एंगल क्या है, ये थीटा जो एंगल है ये टेंजेंट ऑफ हेलिक्स, जो इसमें टेंजेंट डाली ये हेलिक्स है, इसमें एक टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब स्पल्सी, हमने स्पल्सी इस हेलिक्स पे डाली, टेंजेंट ऑफ हेलिक्स फॉर्मेड बाय द फाइबर एंड द यार्न एक्सिस, जो फाइबर और यार्न एक्सिस के बीच में जो टेंजेंट का एंगल बनता है, जैसे ये टेंजेंट डाली थी, ये जो एंगल जो इस सिलेंड्रिकल यार्न है इसकी जो एक्सिस है उसके अगेंस्ट में जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल कहलाता है। ठीक है, अब हम जब जब इस सरफेस को, ये जो कंप्लीट सरफेस है ये कैसी है, ये हेलिकल राउंड है, मतलब एक ट्विस्ट का कंप्लीट राउंड है। एक ट्विस्ट कब कंप्लीट होगा, जब हमारा पूरे जो यार्न है एक सर्कुलर फॉर्म में सर्कल का पूरा पेरीमीटर कवर हो जाएगा तो हमारा एक ट्विस्ट होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगी सर्कल की, अपनी पाई डी। ठीक है, हमने इस हेलिकल को हमने स्ट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये जो हेलिकल है ये क्या है, एक एंड से यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो जाने के बाद इस तरीके से ऐसा गया, तो ये एक हेलिक्स कंप्लीट होने में पूरे एक सर्कल की परिधि को कवर करता है। तो परिधि कितनी है यान की पाई डी, और ये एल लंबाई कितनी है यान की एक ट्विस्ट के लिए, वो एल है। मतलब एक ट्विस्ट देने के लिए लंबाई की यान में कितनी है, एल है, और यान की परिधि पाई डी है। तो ये थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो अब tan थीटा बराबर क्या होगा, पाई डी डिवाइड बाई एल। ये समझ में आता है, tan थीटा सिंपल है। ठीक है, तो हमें ट्विस्ट एंगल अब समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ट्विस्ट मल्टीप्लायर के पे। नेक्स्ट टर्म है अपना ट्विस्ट मल्टीप्लायर। ट्विस्ट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसी को हम ट्विस्ट फैक्टर कहते हैं। ये अपनी जो ट्विस्ट एंगल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, और ये जो ट्विस्ट मल्टीप्लायर है यही डिसाइड करता है कि ऑप्टिमम ट्विस्ट लेवल हमारा यार्न में कितना आएगा। ठीक है ना, तो Tm बराबर क्या होता है, 28 tan थीटा डिवाइड बाई पाई, 28 tan थीटा डिवाइड बाई पाई, जहाँ tan थीटा क्या है, जो हमने पीछे tan थीटा निकाला था, पाई डी डिवाइड बाई एल, वही tan थीटा है। ये 28 इसे मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाई पाई, इसे हम क्या कहेंगे, ट्विस्ट मल्टीप्लायर कहेंगे। ठीक है ना, अब अपना जो ट्विस्ट पर इंच आता है, मतलब एक इंच में कितने ट्विस्ट होंगे, वो क्या कहलाएगा, Tm रूट ऑफ यार्न काउंट। ठीक है ना, मतलब Tm है अपना ट्विस्ट मल्टीप्लायर, मतलब ट्विस्ट पर इंच अगर हमें निकालना है तो अपना क्या होगा, ट्विस्ट पर इंच बराबर होगा Tm रूट ऑफ यार्न काउंट। ठीक है, अब ये दोनों कैसे आए हैं ये हम आगे देखेंगे, डेरिवेशन में देखेंगे कि ये दोनों किस तरीके से आए हुए हैं। अब हमें पता है, अब हमें माना कि हमारा कॉटन काउंट n ही है कोई यार्न का, उसमें हमें ट्विस्ट पर इंच कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, उसमें ट्विस्ट दिए गए हैं, हमें थीटा एंगल पता है। थीटा एंगल क्या है, tan थीटा बराबर है पाई डी डिवाइड बाई एल, जिसमें एल क्या है हमने पीछे बताया था, एल अपनी जो है वो एक ट्विस्ट में जितनी लेंथ लगी है वो एल है। मतलब हमने यार्न में एक ट्विस्ट डाला तो यार्न की कितनी लेंथ में एक ट्विस्ट है। फॉर एग्जांपल हम पीछे यार्न चलते हैं, अब जैसे एक ट्विस्ट है ये, तो इतनी लेंथ में एक ट्विस्ट है, ये जो एल है इतनी लेंथ क्या है, एल। तो मतलब एक ट्विस्ट में जो लेंथ लग रही है वो उसको हम एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमें पता है tan थीटा बराबर पाई डी डिवाइड बाई एल। अब हमारी यहाँ एल क्या है, एल इंच इज द लेंथ ऑफ वन ट्विस्ट, मतलब एक ट्विस्ट की लेंथ वो एल इंच है। डी है डायमीटर ऑफ यार्न, कॉटन यार्न,
जिसकी पैकिंग डेंसिटी 66% है। मतलब जो हमने पीछे अभी कॉटन काउंट का डायमीटर डेराइव किया था ना, डी, वही डायमीटर है ये डी, जो जिस यान की पैकिंग डेंसिटी 66% थी, वही डायमीटर वाला यान ये है जो यहाँ पे जो हमने लिया है। ठीक है ना। अब हमें पता है एल इंच लेंथ में एक ट्विस्ट है, हमने पीछे अभी डिस्कस किया था। एल इंच लेंथ में कितना है, एक ट्विस्ट, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 इंच लेंथ में कितना ट्विस्ट होंगे, तो 1 डिवाइड बाई एल। अब 1 इंच में 1 डिवाइड बाई एल ट्विस्ट होंगे। अब हमें इसका मतलब क्या हुआ, 1 इंच में 1 बाई एल ट्विस्ट है, तो हमारा ट्विस्ट पर इंच कितना हो गया, ट्विस्ट पर इंच भी वही हो गया कि हमारा 1 इंच लेंथ में जितने ट्विस्ट है वही ट्विस्ट पर इंच है, तो ट्विस्ट पर इंच बराबर हो गया 1 डिवाइड बाई एल। इतना समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यही हमने जो ऊपर वाला हमने जो टेन थीटा लिया था, तो टेन थीटा बराबर हमने पाई डी इंटू, हमने इसी को फिर से अरेंज कर दिया 1 डिवाइड बाई एल कर दिया, यही है बाई एल था, तो हमने यहाँ पे कोष्टक में ले लिया 1 डिवाइड बाई एल। तो अब ये आ जाएगा पाई डी इंटू ट्विस्ट पर इंच, टेन थीटा बराबर पाई डी इंटू ट्विस्ट पर इंच आ गया। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम d की वैल्यू, हमने जो पीछे अपना फॉर्मूला डेराइव किया था डायमीटर का, वहाँ से रखते हैं। ये हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला डेराइव किया है यान डायमीटर का, ये वाला हमने d की वैल्यू हमने रखी, वही जो यान हमने लिया है। हमने यहाँ पे वो वाली d बराबर 1/28 रूट ऑफ एनी रख दिया। ठीक है, कॉटन काउंट है, एनी है, तो टेन थीटा बराबर पाई इंटू ट्विस्ट पर इंच, जो 28 रूट एनी है वो नीचे आ गया, हर में आ गया, ये अंश में बन गया, ये नीचे हर में बन गया। अब जो हर में था 20 रूट एनी और जो पाई अंश में था, इसको हम इस साइड को ले गए। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, टेन थीटा से 28 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई पाई हो गया, इंटू रूट एनी हो गया, बराबर ट्विस्ट पर इंच हो गया। हमने इसी को अरेंज कर दिया, तो अपना जो ट्विस्ट पर इंच बराबर आ गया, यहाँ पे टी एम बराबर हमने ऊपर देखा था 28 टेन थीटा बाई पाई है। ठीक है ना, यही टी एम है अपना, ये टी एम है, ये रूट ऑफ काउंट हो गया। तो अपना ट्विस्ट पर इंच बराबर हो क्या आ गया, टी एम रूट ऑफ काउंट। आई थिंक डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर से गो थ्रू कर लो आप लोग, फिर इसके बाद हम फिर से चलते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे लिया था 1 इंच में ट्विस्ट कितने होंगे, वो होंगे 1/L। हमने टेन थीटा में 1/L की वैल्यू रख दी, ये ट्विस्ट पर इंच रख दिया, डायमीटर की वैल्यू रख दी, फिर इसके बाद हमने ट्विस्ट पर इंच इधर रहने दिया और रिमेनिंग क्वांटिटी इस साइड ले गए। तो हमारा ये फार्मूला बनता है ये 28 टेन थीटा डिवाइड बाई पाई रूट ऑफ एनी। यहाँ पे टी एम बराबर क्या है, 28 टेन थीटा डिवाइड बाई पाई, ये ट्विस्ट पर इंच बराबर टी एम रूट एनी हो गया। इतना समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं कि ट्विस्ट मेजरमेंट के जो मेथड्स हैं, वो कौन कौन से मेथड से हम ट्विस्ट को मेजर कर सकते हैं। हमारे ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तीनों ट्विस्ट मेथड्स हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे और ये हमारे सिलेबस में भी हैं, पेपर में भी आ सकते हैं, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला मेथड है स्ट्रेटेंड फाइबर टेक्निक और डायरेक्ट काउंट मेथड, दूसरा है कंटिन्यूस ट्विस्ट टेस्टर, तीसरा है ट्विस्ट कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक और द अनट्विस्ट और रीट्विस्ट मेथड। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। पहला मेथड है स्ट्रेटेंड फाइबर टेक्निक और डायरेक्ट काउंट मेथड। ये मेथड बेसिकली स्पन यार्न में यूज होता है। इसमें क्या करते हैं, स्पन यार्न में यूज हो रहा है, इसमें टेस्ट स्पेसिमेन को हम डी और एल आई के बीच में हमने लगा दिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपनी कितनी है, 25 mm है।
ये जो है लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास, ये देखने के लिए है। ये यहाँ पे टेंशन हमने दिया हुआ है ताकि ये यान स्ट्रेट फॉर्म में रहे, स्लैक ना हो, ठीक है ना। अब हम यहाँ से जो हैंडल दिया गया है इसे हम रोटेट करना शुरू करते हैं। वो उस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं कि यान अनट्विस्ट होना शुरू हो जाए। अगर उसमें यान में एस ट्विस्ट हमें दिख रहा है तो हमें इसको जेड डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। अगर हमारा जेड डायरेक्शन का ट्विस्ट है यान में तो इसको हमें एस डायरेक्शन में ट्विस्ट करना पड़ेगा जिससे यान अनट्विस्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम यान को विजुअली एग्जामिन करते जाते हैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। और यहाँ पे जो काउंटर है, काउंटर क्या करता जाता है कि हमने कितने बार इस के को हमने रोटेट किया वो उसको गिनता जाता है। तो अब जैसे जैसे हमारा यान अनट्विस्ट होता जाएगा उसमें काउंटर में इंडिकेशन मिलता जाएगा और हम इसे विजुअली देख लेंगे। जब सारे ट्विस्ट खुल गए होंगे, फाइबर अपने स्ट्रेट हो गए होंगे, जो यान के फाइबर हैं जो स्ट्रेट हो चुके होंगे, तब हम इस जो रोटेशन को है इसको हम मैनुअल रोटेशन को रोक देंगे। अब हम ये हमारा स्केल है, इसमें मान लो उसमें रोटेशन हमारे जो रोटेशन है, माना कि अपने रोटेशन 40 रोटेशन आए, ठीक है ना, जो या 50 रोटेशन आए, माना कि हमने जो 25 mm लेंथ ली थी उसमें 50 रोटेशन आए, तो हमारा पर mm लेंथ में कितने ट्विस्ट होंगे? 2, ठीक है। पर mm लेंथ में अपने 2 ट्विस्ट हो गए और हमारा ट्विस्ट पर सेंटीमीटर कितना हो गया? 20। तो इस हिसाब से हम इस टेस्टर के माध्यम से हम ट्विस्ट पर इंच नाप लेते हैं। अब ये जब हमें लेंथ पता है, नंबर ऑफ ट्विस्ट हमारे यहाँ आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? ट्विस्ट डिवाइड बाई लेंथ कर देंगे तो हमारा ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ हमारा निकल आएगा। ये इसीलिए इस मेथड को डायरेक्ट काउंटिंग ऑफ ट्विस्ट मेथड कहते हैं। अब हमारा जब भी लेंथ हमारी 25 mm होती है तो हमें नंबर ऑफ रीडिंग 50 लेनी होती है, कम से कम 50। तो 50 बार हम टेस्ट करेंगे और जो हमारा 50 टेस्ट का एवरेज आउट ट्विस्ट का रिजल्ट आएगा वो यान का एक्चुअल मीन ट्विस्ट होगा, ठीक है। इतना समझ में आ जाता है। तो ये हमारी स्टेटिंग फाइबर टेक्निक हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस ट्विस्ट टेस्टर में। अपना जो कंटिन्यूअस ट्विस्ट टेस्टर है वो मेथड सेम है जैसे हमारा स्टेटेंड यान या डायरेक्ट काउंट मेथड था, वैसे ही मेथड सेम है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इन्होंने फैसिलिटी दे दी है कि एक अपना जो यान है, यान का कंटिन्यूअस पैकेज हम लगा सकते हैं जिसमें हम यूनिफॉर्म टेंशन के माध्यम से यान को कंटिन्यूअस बार बार इसकी कंटिन्यूअस टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें एक फैसिलिटी और दी है इन्होंने। ये फैसिलिटी क्या करती है, इस फैसिलिटी के अंदर क्या होता है कि ये जो ट्विस्ट टेस्टर है वो 1 इंच के जो इसकी जो गेज लेंथ है इन दोनों जॉ के बीच में जिसमें यान लगा हुआ है, इसके बीच में इन दोनों के बीच की लेंथ 1 इंच भी हो सकती है, मतलब 25 mm भी हो सकती है। इसके अलावा इन दोनों के बीच की लेंथ 1 इंच से बड़ी भी हो सकती है। तो इसमें मल्टीपल टाइप के लेंथ वेरिएबल भी हम रख सकते हैं और इसकी टेस्टिंग उसी मेथड से कर सकते हैं। जैसे अगर हमने सपोज दैट 25 mm लेंथ ली है तो हमें 50 रीडिंग लेनी है इस टेस्टर में और 50 रीडिंग का एवरेज लेना है। और अगर हमने इन दोनों जॉ के बीच में डी और जी के बीच में हमने जो लेंथ रखी वो हमने अगर 25 mm से बड़ी रखी तो हमारे नंबर ऑफ टेस्ट कम हो सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतनी ही ज़्यादा ट्विस्ट में इवननेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म वेरिएशन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ टेस्ट हम कम कर सकते हैं। मेथड वही रहेगा, हमने यान को डी और जी के बीच में क्लैम्प किया और फिर इसके बाद मैनुअली हैंडल से इसे रोटेट किया जी को,
जी रोटेट होगा। यहाँ पे एक नॉब में एक काउंटर मीटर लगा हुआ है। काउंटर मीटर क्या करेगा, काउंटर मीटर इसके रोटेशन को चेक करेगा। अब हमें लेंथ पता है इसकी, इन दोनों के बीच में लेंथ कितनी है। जब अपना यान खुल जाएगा तो हमारा टोटल नंबर ऑफ रोटेशन इसमें काउंटर में दिखाई देंगे। काउंटर में रोटेशन डिवाइड बाई लेंथ कर देंगे तो हमारा ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ आ जाएगी। इस हिसाब से ये कंटिन्यूस ट्विस्ट टेस्टर काम करके ट्विस्ट अपने मेजर कर लेता है। अब हम चलते हैं ट्विस्ट कॉन्ट्रैक्शन और अनट्विस्टिंग और रीट्विस्टिंग मेथड पे। ये वाली टेक्निक कैसी है, ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी यार्न में ट्विस्ट दिया जाता है तो जैसे जैसे यार्न में ट्विस्ट दिया जाता है यार्न में कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है। मतलब अगर यार्न की ओरिजिनल लेंथ का अपना माना कि 10 सेंटीमीटर का यार्न है तो उसमें जब हमने उसे विदाउट ट्विस्ट है 10 सेंटीमीटर, जब हमने ट्विस्ट दिया तो हो सकता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसकी लेंथ 9.8 सेंटीमीटर बचे, मतलब 2 mm लेंथ शॉर्ट हो जाए। तो अब हमारा जो ट्विस्ट कॉन्ट्रैक्शन जो टेक्निक है, ट्विस्ट कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक क्या है, एक अपना फिक्स जो है, एक अपना मूवेबल जो है, ठीक है। इसमें ये फिक्स जो है जो रोटेट करता है वो फिक्स जो है, ये इस पे यार्न बांधा हुआ है, ये मूवेबल जो है, ठीक है, ये मूव करता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करता है क्योंकि यहाँ पे हमने टेंशन दिया हुआ है इस डायरेक्शन में। अब जैसे जैसे जॉ को हमने क्या किया, अगर हमारा यान जेड ट्विस्ट है, ठीक है, तो हम उसे एस ट्विस्ट डायरेक्शन में, मतलब अनट्विस्टिंग की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम इस जॉ को रोटेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यान जो जेड ट्विस्टेड था वो एस ट्विस्ट डायरेक्शन में जब हम इस जॉ को रोटेट करेंगे तो यान हमारा खुलने लगेगा। जब यान खुलने लगेगा तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यान ड्यू टू द ट्विस्ट, तो ये यान जब खुल जाएगा तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है जो आफ्टर ट्विस्टिंग के बाद जो 9.8 हुई थी फिर से 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो पहले 10 सेंटीमीटर थी विदाउट ट्विस्ट। तो 10 सेंटीमीटर जो हो गई, अब ये पूरी तरह से यान खुल गया, ठीक है ना, और 10 सेंटीमीटर और ये एक्सटेंड हो गया मूवेबल जॉ के थ्रू। इसमें टेंशन कंटिन्यू रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मूवेबल जॉ है और यहाँ पे टेंशन लगाया हुआ है, तो हमारा ये यान अनट्विस्ट हो गया। अब ये अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करेगा, ड्यूरिंग अनट्विस्टिंग के दौरान जो हमारा यान खुला है उसमें इसने जो मूवेबल जो रोटेटिंग जो था, सॉरी जो स्टेशनरी रोटेटिंग जो था, जो सिर्फ स्टेशनरी है और रोटेट कर रहा है, वो क्या करेगा, नंबर ऑफ ट्विस्ट ड्यूरिंग अनट्विस्टिंग गिन लेगा, ठीक है ना, नोट करके रखेगा। अब यान अपना पूरा खुल गया। अब दूसरा मेथड, दूसरी चीज़ क्या होगी, अब फिर से ये जो रोटेटिंग जो है, जो फिक्स जो है, पहले जो एस ट्विस्ट डायरेक्शन में जो खुला था, क्योंकि जेड ट्विस्ट था, यान को खोलना था तो एस ट्विस्ट डायरेक्शन में घूमा था। अब ये क्या करेगा, फिर से यान में क्या करेगा, जेड डायरेक्शन में जो एस डायरेक्शन में फिर से ट्विस्ट देना शुरू करेगा। जिस डायरेक्शन में खोला था उसी डायरेक्शन में फिर से ट्विस्ट देना शुरू करेगा और तब तक ट्विस्ट देगा जब तक ये जो जा है वो इनिशियल लेंथ पे ना आ जाए, मतलब पहले 9.8 पे था तो 9.8 पे फिर से ना आ जाए। तो जितना उसने ट्विस्ट दिया है दोबारा से, जितना उसने ट्विस्ट दिया है दोबारा से, और जब जैसे ही यहाँ पे टच हो जाता है ये जो मूवेबल जा इनिशियल लेंथ पे फिर से आ जाता है, तो वो ये जो काउंटर है वो रोटेशन को नोट कर लेता है। और अब हमारे ये दो रीडिंग आई, एक अनट्विस्टिंग की, एक रीट्विस्टिंग की रीडिंग आई काउंटर मीटर की। इसने अनट्विस्टिंग की रीडिंग दी थी पहले, अब यही इसने
रीट्विस्टिंग की रीडिंग दी, और जो ट्विस्ट आएगा वो उन दोनों रीडिंग का एवरेज होगा। क्या होगा? ट्विस्ट इन दोनों रीडिंग का एवरेज। तो इस तरीके से यान की हम जो ट्विस्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक या अनट्विस्ट और रीट्विस्ट मेथड से हम यान का ट्विस्ट मेजर कर लेते हैं। अब हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।